हेलो ऑल, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th की हिस्ट्री का, जिसका नाम है जी प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट। मैं पहले फर्स्ट सेकंड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी। अब मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, डोंट वरी, पार्ट नंबर सेकंड से। अगर आपको आता होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना, अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उसको हार्ट दे दूंगा, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा तो पहले सेकंड पार्ट जाकर देख कर आना, ठीक है। और आपको पता ही है, नोट्स में वेबसाइट पे दे चुका हूँ, हमारी वेबसाइट है। गूगल पे जाके सीधा मेन पॉइंट स्टडी लिखना, वेबसाइट पे आप आ जाओगे, क्लिक करके ओपन करोगे, आपके सामने वेबसाइट आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं, प्रिंट कल्चर के भी नोट्स हैं, वो मैं अपलोड कर दूंगा, मतलब कर दिए हैं, बना दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पीडीएफ की पूरी रेडी हो चुकी है, बस यहाँ पर मेरे को अपलोड करनी है, ठीक है। बाकी चैप्टर के लिए आप नीचे की तरफ आओगे ना, क्लास 10 पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा। जैसे मैं आपको एक चैप्टर के नोट्स खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ये नोट्स की डायरेक्टली पीडीएफ ओपन हो गई, ठीक है। अब वैसे तो ये नोट्स एकदम फ्री है, बट आप अगर सपोर्ट करना चाहो, क्योंकि मैं इस नोट्स पे प्राइस टैग नहीं लगाना चाहता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको प्रॉब्लम होगी। तो आप अगर सपोर्ट कर सकते हो तो कॉन्ट्रीब्यूटर्स का बटन दे रखा है, इस पर जाके आप सपोर्ट कर सकते हो। कितना छोटा सपोर्ट है, कितना बड़ा सपोर्ट है, वो मैटर नहीं करता, बट आपका सपोर्ट मैटर करता है। ओके। और आप अगर जो बच्चे सपोर्ट नहीं कर सकते फाइनेंशियली, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसी वेबसाइट पे आओ ना, ये नीचे ऐड दिख रखी है ना, दे रखी है ना, इस पर क्लिक करके 10 पे सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा, ठीक है। चलो जी, दोबारा से आ जाते हैं चैप्टर पे, ठीक है। तो मैंने अभी अभी क्या पूछा आपसे, आप मेरे को ये बता दो कि जो हमारा मार्टिन लूथर किंग था, उन्होंने कौन से साल में एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम भी बताना। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया था रोमन कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस को। तो वो बुक का नाम और वो बुक कब उन्होंने प्रिंट करी थी, कब लिखी थी, उसके बारे में आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स से बताना, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी के बारे में देखने वाले हैं, जैसे कि हमने ऊपर की तरफ देखा था कि 17 और 18 सेंचुरी में आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत जो है वो पढ़े लिखों की पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि क्रिश्चियन जो हैं वो स्कूल वगैरह खुलने लगे, और ज़्यादा लोग जब पढ़े लिखे हुए तो उन्होंने राइटर्स वगैरह, अब आइजैक न्यूटन और बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जो भी राइटर थे, उन्होंने अपनी बुक वगैरह पब्लिश करी, और माना जाता है कि कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी प्रिंट का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। अब पढ़ेंगे द 19th सेंचुरी। अब 16 सेंचुरी, सॉरी 17 और 18 सेंचुरी के बारे में देख चुके हैं कि कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग जो हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अब 19 सेंचुरी पे आते हैं। अब देखो 19 सेंचुरी में क्या था, मैं आपको थोड़ा बहुत वैसे ही बता देता हूँ पहले, कि है ना, अब बहुत अलग अलग टाइप की बुकें आ गई थी। चिल्ड्रंस के लिए अलग बुक आ गई थी, वुमेन्स के लिए अलग बुक आ गई थी, वर्कर्स के लिए अलग बुक आ गई थी। तो मैं आपको बता दूं, चिल्ड्रंस की अलग जो होती थी प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे राइटर थे जो सिर्फ चिल्ड्रंस की ही फोक टेल्स और कहानियां वगैरह जो है उनके लिए मतलब लिखते थे और उनको पब्लिश वगैरह करते थे। बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जो वुमेन से रिलेटेड बुक्स वगैरह को प्रिंट वगैरह करते थे, और वर्कर्स के लिए अलग हुआ करते थे, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम चिल्ड्रन का देख लेते हैं। तो चिल्ड्रन के लिए कौन सी प्रिंटिंग प्रेस थी, और बेसिकली उसमें क्या क्या छापा जाता था, और कौन से ऐसे राइटर थे जो सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन से रिलेटेड ही कॉन्टेंट जो है उनको प्रिंट करते थे। तो एज द प्राइमरी एजुकेशन बिकम कंपलसरी फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, चिल्ड्रन बिकम द मोर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर। 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में क्या हो गया था कि हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है ना स्कूल में, उसको कंपलसरी कर दिया था, और इसकी वजह से जो बच्चे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रीडर हो गए थे, और जो स्कूल की टेक्स्ट बुक है ना उसको बहुत बड़े लेवल पर प्रोड्यूस किया जाने लगा, प्रिंट किया जाने लगा। तो सबसे पहली जो चिल्ड्रंस प्रेस जो थी वो लगाई गई थी 1857 में लगाई गई थी हमारे फ्रांस के अंदर, जो बिल्कुल आप कह सकते हो डिवोटेड थी टू दी लिटरेचर फॉर द चिल्ड्रंस अलोन। इसका मतलब सिर्फ बच्चों के लिए वो जो भी बुक्स हैं वो प्रिंट वगैरह करती थी हमारी फ्रांस के अंदर, जो ये प्रिंटिंग प्रेस लगी थी, ठीक है। और ये क्या क्या छापती थी, बेसिकली ओल्ड फेरी टेल्स हो गई, फोक टेल्स हो गई, बहुत जो पुरानी पुरानी कहानियां थी वो हो गई, ठीक है। बट एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि है ना, एक पर्सन, दो भाई हैं, ग्रिम ब्रदर्स हो गए, ठीक है। ये दो भाई थे, जर्मनी के थे। इन्होंने अपने है ना बहुत 12-13 साल लगाए, इन्होंने बुक्स वगैरह और कहानी वगैरह अपने एरिया के अंदर, अपने गांव के अंदर अलग अलग जा जाके, है ना, उन्होंने कहानियां वगैरह इकट्ठा करी ताकि वो बच्चों के लिए उन कहानियों को प्रिंट कर सके। और 1812 में उन्होंने उन बुक को प्रिंट किया, उन कहानियों को प्रिंट किया, बट उससे पहले उन्होंने एडिट किया। सर इसका क्या मतलब है, तो ग्रिम ब्रदर्स है ना, बेसिकली उन्होंने जो भी कहानियां कलेक्ट करी ना, अगर उनको लगता कि ये कहानी थोड़ी सी अनसूटेबल है बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए थोड़ी सी अनसूटेबल है और बच्चों को ये चीज़ कहानी नहीं पता लगनी चाहिए, या इसमें थोड़ा एडिट कर देना चाहिए, तो उन्हें स्टोरी को थोड़ा सा घुमा दिया,
है ना, ताकि बच्चे जो है वो वल्गर पोर्शन के अलावा जो है वो स्टोरी को जान सके और उससे कुछ सीख ले सके। मतलब अगर जो राइटर थे हमारे जैसे ग्रिम ब्रदर्स, उनको लगता था कि ये बुक जो है वो बच्चों के लिए सही नहीं है, स्टोरी सही नहीं है, तो थोड़ा बहुत एडिट कर देते थे। तो वही लिखा हुआ है, एनीथिंग दैट वाज कंसीडर अनसूटेबल फॉर द चिल्ड्रन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिश वर्जन। पब्लिश वर्जन के अंदर जो अनसूटेबल बुक थी ना, उनको प्रिंट वगैरह नहीं किया जाता था। ठीक है, ओके। रूरल फोक टेल्स हो गई, दिस एक्वायर्ड द न्यू फॉर्म ऑफ द प्रिंट रिकॉर्डेड ओल्ड टेल्स बट ऑल्सो चेंज दैम। मैं वही बात लिखी हुई है कि रूरल जो कहानियाँ थी, गाँव के अंदर जो फोक टेल्स थी, उन्होंने भी एक तरह से नई फॉर्म ले ली, उसमें भी बहुत सारे चेंज कर दिए ग्रिम ब्रदर्स वगैरह ने। ठीक है, और मतलब मेन कॉन्सेप्ट वही था, बट कहानी में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया ताकि जो बच्चे हैं उनको अच्छी मोरल ज्ञान दिया जा सके। यस और नो? तो इस टॉपिक के अंदर में क्या समझ आया कि बच्चों के लिए भी डेडिकेटेड जो है वो प्रिंटिंग प्रेस आ गए। सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस फ्रांस के अंदर 1857 के अंदर आया। एक फेमस जो पब्लिशर थे जिनका नाम था ग्रिम ब्रदर्स, वो उन्होंने कहानियाँ वगैरह कलेक्ट करी थी पीजेंट की, बट उससे पहले उन्होंने उसको एडिट किया था छापने से पहले। अब वुमेन्स पे आ जाते हैं। प्रॉपर बिहेवियर, वुमेन्स से रिलेटेड जो टॉपिक होते थे ना, वुमेन्स के लिए कौन कौन से टाइप की बुक छापी जाती थी जिसमें उनको प्रॉपर बिहेवियर सिखाया जाता था, हाउस कीपिंग नॉवल होती थी, वो बहुत ही पॉपुलर थी अमंग वुमेन। ठीक है, वुमेन्स वो बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी जिनमें उनको बताया जाता था कि आपको कैसे बिहेव करना है, ये सारी की सारी चीज़ें। जेन ऑस्टिन हो गए, ब्रॉन्टी सिस्टर हो गई, और जॉर्ज इलियट। ठीक है, इलियट, ये वो सारे के सारे फेमस वुमेन नॉवलिस्ट थे जिन्होंने अपनी जो है बुक्स वगैरह पब्लिश करी, और जो बाकी फीमेल्स है वो इनको बहुत पसंद करती थी। पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मेड फॉर दी वुमेन एज वर मैनुअली टीच प्रॉपर बिहेवियर एंड दी हाउस कीपिंग। जो पेनी मैगजीन्स होती थी ना, जो बहुत ही कम दामों पर मिल जाती थी, वुमेन्स उनको ज़्यादा प्रेफर करती थी, और उसमें भी प्रॉपर बिहेवियर और हाउस कीपिंग के बारे में ही बताया गया था। अब अगर वर्कर्स की बात करें तो 19 सेंचुरी में क्या था कि बहुत सारी लाइब्रेरी है ना इंग्लैंड के अंदर, वो जो वाइट कॉलर वर्कर्स हो गए, आर्टिसन हो गए, और जो लोअर मिडिल क्लास के पीपल हो गए या गरीब लोग हो गए, वर्कर हो गए, उनको भी बेसिकली बुक वगैरह लैंड करती थी, मतलब देती थी, ताकि वो लोग बुक को पढ़ पाए और थोड़ी सी नॉलेज गेन कर पाए। और बहुत सारे तो ऐसे वर्कर्स वगैरह थे लार्ज नंबर में जिन्होंने पॉलिटिकल ट्रैक्ट, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बताई कि एक वर्कर की लाइफ कैसी होती है, सारी की सारी चीज़ें बताई। ठीक है जी। तो 19 सेंचुरी में हम देख चुके हैं कि चिल्ड्रंस के लिए अलग अलग प्रेस, जैसे ग्रिम ब्रदर्स जो थे वो मेन राइटर, आपको एग्जाम में आ सकता है कि फेमस पब्लिशर बताओ हमारे चिल्ड्रंस के लिए, और फेमस राइटर बताओ वुमेन्स के, और वर्कर जो थे वो कौन उनको बुक लैंड करता था, और उन्होंने कैसे पढ़ना स्टार्ट किया कि इंग्लैंड के अंदर लाइब्रेरी वगैरह जो है वो लैंड करती थी गरीब लोगों को बुक, तो उन्होंने भी बुक वगैरह पढ़ना और अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना शुरू किया था। अब फर्दर इनोवेशन, जैसे कि आपको पता है कि 1448 के अंदर हमारी प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इनोवेट हुई, बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हो इनोवेशन हुआ, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई पॉजिटिव वे में। क्या क्या चेंज हुआ? जैसे कि बाय दी मिड 19 सेंचुरी एक पर्सन थे जिनका नाम था रिचर्ड एम हो, वो न्यूयॉर्क से थे। इन्होंने क्या किया कि पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई, जिसकी मदद से जो प्रिंटिंग प्रेस है अब 8,000 शीट पर आवर प्रिंट कर सकती थी। देखो, याद है ना, बैक देन अगर 1448 में जाओ तो हमारे जोहान गुटनबर्ग ने 3 साल लगाए थे बाइबल की 180 कॉपी छापने में, बट यहाँ पर देखो रिचर्ड एम हो ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया, पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस से उन्होंने 8,000 शीट पर आवर छापी। एक तरह से आप कह सकते हो 2-3 बाइबल तो उन्होंने पर आवर छापना शुरू कर दिया था। इस तरीके से अगर आप 8,000 पेज के हिसाब से देखो तो इन द लेट 19th सेंचुरी ऑफसेट प्रेस वाज डेवलप दैट कैन प्रिंट अप टू द 6 कलर। पहले क्या होते थे, अब जैसे पता नहीं आपको ये बात पता है नहीं पता, आप है ना अपने घर पे कोई भी न्यूज़पेपर है ना उसको उठाना, बिल्कुल नीचे की तरफ जाओगे ना, वहाँ पर ऐसे ऐसे गोले लगे होंगे अलग अलग कलर के। ठीक है, अगर आपके न्यूज़पेपर के नीचे 4 गोले लगे हुए हों अलग अलग कलर के, तो समझ जाना कि आपका जो न्यूज़पेपर है वो इन 4 कलर से ही मिलकर बना है। अगर 6 कलर हों तो समझ जाना कि वैसे तो आजकल के न्यूज़पेपर में आपको शायद 6 कलर ही देखने के लिए मिलेंगे, तो इसका मतलब कि वो जो हमारा न्यूज़पेपर है उसमें 6 अलग अलग कलर को मिलाकर उसको प्रिंट किया गया है। तो यही बता रखा है कि ये जो 6 अलग अलग कलर को से प्रिंट करने वाला सिस्टम है ना, ये हमारा लेट 19 सेंचुरी में आया था। इसको हम ऑफसेट प्रेस कहते हैं, जिसमें अब है ना जो भी प्रिंट होता था वो 6 अलग अलग कलर जो है सेम टाइम पे प्रिंट कर सकता था। ठीक है जी, चलो। और 20 सेंचुरी के अंदर अंदर यानी 1900 से लेकर 2000 के बीच में क्या क्या इनोवेशन हुई, तो देखो
इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस आ गई, इंट्रोड्यूस हो गई, जो खुद ही चलती थी। फीडिंग पेपर भी अच्छा हो गया। इसका मतलब पहले पता है ना, पेपर बहुत पोरस होता था, छोटा छोटा होता था और छेद छेद होते थे, पतला होता था, तो उस पेपर में भी थोड़ा बहुत इनोवेशन हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ। जो पेपर को, जो प्लेट है ना, प्लेट जो छापती थी वर्ड, जैसे कि ये प्लेट है, ये शीट है, प्लेट को शीट पे रखा जाता था और जो भी वर्ड प्लेट पे छपे होते थे वो पेपर पे छप जाते थे, तो इस प्लेट की क्वालिटी भी थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई। साथ में ऑटोमेटिक पेपर रील्स आ गई, जिसको बार बार आपको पेपर लगाने की जरूरत नहीं करती थी, ऑटोमेटिकली वो पेपर खींच लेती थी, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ कलर रजिस्टर, मतलब कलर कितना होना चाहिए, कौन सी चीज़ पे कितना कलर होना चाहिए, ये वाला सिस्टम भी आ गया। तो मतलब बहुत इनोवेशन आ गई थी हमारे 20वीं सेंचुरी में, ठीक है। And in the 1920s, England, popular work was sold in a cheap series called the Shilling series. अब ये है ना अलग से लाइन है, ठीक है, ये मैंने इसलिए लिख दी कि मैंने जैसे वादा किया था कि कोई भी चीज़ छूटने नहीं दूंगा, चाहे वो एक वर्ड की हो चाहे एक लाइन की हो। तो आप याद रख सकते हो कि 1920s के अंदर जो इंग्लैंड के अंदर जो पॉपुलर वर्क थे ना, जो अलग अलग, जो आप कह सकते हो कि नॉवलिस्ट थे रियली सॉरी, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, बट मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों के एग्जाम है, ठीक है। चलो, तो जो पॉपुलर वर्क वगैरह थे ना, तो जो भी नॉवलिस्ट होते थे, सारी की सारी अपनी जो चीप सीरीज होती थी, उनकी सस्ती किताबें होती थी, उनको शीलिंग सीरीज कहा जाता था, ठीक है जी। चलो, अब आ जाते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है इंडिया एंड दी वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। बेसिकली अपन इंडिया में रहते हैं, अभी तक हम बातें कर रहे हैं चाइना की, यूरोप की, जापान की, है ना, अलग अलग कंट्री की बात कर रहे हैं। सर थोड़ा सा भारत पे भी आ जाओ, अपने प्यारे भारत पे भी आ जाओ, यहाँ पर भी बता दो कि प्रिंट कैसे स्टार्ट हुआ था। मैं आपको बता दूं, देखो पहला टॉपिक है मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। आपको पता ही है, जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरुआत में ही आपको चैप्टर में बता दिया था कि इंडिया में ना हाथ से लिखे जाने वाली बुक का है ना जो हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है। हमारे टाइम में, बहुत पुराने टाइम में हमारे इंडिया के अंदर हाथों से बुकें वगैरह लिखी जाती थी। तो यही बात लिखी हुई है कि इंडिया हैड अ वेरी रिच ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन द संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एज वेल एज दी वेरियस वर्नैकुलर लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज आप जिसे कह सकते हो। तो यही बात लिखी हुई है कि इंडिया के अंदर बेसिकली बुक लिखने का सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, अलग अलग भाषाओं में लिखी जाती थी। और मैन्युस्क्रिप्ट जो बुकें वगैरह होती थी ना, वो पाम लीफ पे, ठीक है, पाम लीफ पर लिखी जाती थी और हाथ से बने हुए पेपर पे लिखी जाती थी, ठीक है जी। मतलब पाम लीफ दिखाऊं क्या आपको, कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ बेसिकली, ठीक है, पाम लीफ, ओके जी, ये रही पाम लीफ, ठीक है। पिक्चर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये पाम लीफ से, ये लग नहीं रहा होगा, ये वही लीफ है, सही बता रहा हूँ मैं आपको, ये पाम लीफ की बेसिकली ये जो दिख रही है ना आपको, ये है सारी की सारी, ये पुरानी आप देखो हैंड रिटन है सारी की सारी, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। और मैन्युस्क्रिप्ट वर नॉट यूज्ड इन द एवरीडे लाइफ एज दे वर यूज्ड टू बी फर्जाइल, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट जो होती थी हाथ से लिखी, जो ऐसी वाली जो मैंने आपको पाम लिप पे दिखाई ना, ये बहुत कमज़ोर होती थी। तो इसलिए ना इनको डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती थी, फर्जाइल होती थी। अगर एक दिन में एक बंदा 10 बार इसको हाथ लगाए ना, तो अगले दिन ये फटने का डर रहता था, तो इसलिए डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं होती थी, इनको लिख कर संभाल के रख दिया जाता था। Even though pre-colonial Bengal had developed an extensive network of the village primary school, मैं आपको बता दूं ब्रिटिशर के आने से पहले बंगाल के अंदर बहुत सारे प्राइमरी स्कूल होते थे, जहां पर जो है ना स्टूडेंट वेरी ऑफन डिड नॉट रीड टेक्स्ट। वहां पर पता है क्या होता था, प्राइमरी स्कूल तो होते थे बट वहां पर बुक्स नहीं होती थी। अब आप बोलोगे सर बुक्स नहीं होती थी, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, एक्चुअल में हमारे जो प्राइमरी स्कूल होते थे ना बंगाल में ब्रिटिशर के आने से पहले, वहां पर जो टीचर्स होते थे ना वो बोलते थे, लिखना सिखाते थे, बट एक्चुअल में कुछ रीड करने के लिए नहीं देते थे, क्योंकि इतना कुछ रीड करने के लिए था नहीं, क्योंकि हाथ से लिखी होती थी, वो बहुत फर्जाइल होती थी, टूट जाती थी, और इतने ज़्यादा हमारे पास उसकी चीज़ें नहीं थी। तो इसलिए क्या होता था, टीचर अपने दिमाग में जो भी चीज़ लिखना पढ़ना तो सिखाता था, बट जो भी पढ़ने के लिए कोई बुक वगैरह नहीं देते थे, क्योंकि उनके पास भी नहीं होती थी। वो है ना अपने बच्चों को जो भी टीचर है डिक्टेट करते थे और बोलते थे ये लिखो। तो इसलिए ज़्यादातर जो स्टूडेंट थे उनको लिखना तो आता था, बट एक्चुअल में उन्होंने बहुत कम जो है वो बुक रीड करी थी अपने टाइम में, ठीक है जी। चलो आगे आ जाते हैं। प्रिंट कम्स टू इंडिया। सर ये बताओ अब कि प्रिंट इंडिया कैसे आया? अभी तो हम हाथ से लिखी हुई बुक की बात कर रहे हैं, वो तो हमें पता ही है इंडिया में था ही पहले से। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस वाली सिस्टम है, ये जो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस है, हमने देखा चाइना आई थी ये मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस। सर इंडिया कैसे आई? तो देखो उसी की हम बात करते हैं। इन द मिड 16th सेंचुरी द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विद द पोर्चुगीज मिशनरीज। तो ये जो पोर्चुगीज मिशनरी थे ना, पोर्चुगीज बेसिकली, जैसे आपने राजमा सुना है, किडनी बीन राजमा जिसको बोलते हैं,
ये बेसिकली माना जाता है पोर्चुगीज़ का है। पोर्चुगीज़ भी कंट्री है एक तरह से, ठीक है। तो पोर्चुगीज मिशनरी बेसिकली वो जैसे कि बुद्धिस्ट मिशनरी नहीं होते, ओके, मिशनरी का मतलब होता है जिनका एक मिशन होता है कि अपने रिलीजन में लोगों को लेकर आना। जैसे कि बुद्धिस्ट मिशनरी, जैसे हमने देखा था कि चाइना से बहुत सारे मिशनरी जो थे वो जापान गए थे, है ना, यस और नो, जापान में वो बुक लेकर गए थे और वहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में बताया था, तो बुद्धिस्ट मिशनरी थे। और पोर्चुगीज़ में ज़्यादातर क्रिश्चियन मिशनरी थे, तो वो पोर्चुगीज़ से आए थे गोवा के अंदर, जो है वो लोगों को कन्वर्ट करने के लिए और बताने के लिए अपने रिलीजन के बारे में वो आए थे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है प्रिंट कम टू इंडिया। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मिड 16th सेंचुरी में जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो सबसे पहले गोवा में आई विद द पोर्चुगीज मिशनरी। पोर्चुगीज में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस वाला सिस्टम, जैसे यूरोप से पोर्चुगीज में गए और पोर्चुगीज जो है वो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इंडिया में लेकर आए। बाय दी 1674 के अंदर जो 50 बुक है वो प्रिंट करी गई थी कोंकणी और कन्नाड़ा लैंग्वेज में, यहाँ जिसको कन्नड़ा लैंग्वेज बोला जाता है, कन्नड़ा लैंग्वेज की 50 पुस्तकें और कोंकणी भाषा की 50 पुस्तकें जो हैं वो प्रिंट करी गई थी। इससे पहले है ना, आप ये लिखना, ये पहले ये लिखना फिर ये लिखना, ठीक है, क्योंकि पता ही है आपको ये वाली चीज़ आपको पहले ऊपर लिखनी चाहिए थी, है ना, मतलब मेरे को लिखनी चाहिए थी, रियली सॉरी, बट बुक में इस सीक्वेंस में दे रखा था इसलिए मैंने लिख दिया, फिर मैंने बाद में नोटिस करा यार ये वाली लाइन तो पहले आनी चाहिए थी। तो 1559 के अंदर है ना, कोचिन के अंदर जो कैथोलिक प्रीस्ट थे उन्होंने सबसे पहले तमिल बुक छापी, ठीक है। तो अगर आपसे सबसे पहले है कि इंडिया में सबसे पहली जो प्रिंटेड बुक है वो कौन सी हो सकती है, प्रिंटेड, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट तो पता नहीं इंडिया में कितने हजारों साल पुरानी होगी, ठीक है। बट अगर हम प्रिंटेड बुक की बात करें, जो छपी हुई मशीनों से छपी हुई बुक है ना, माना जाता है वो कैथोलिक प्रीस्ट की थी, ठीक है, मतलब कैथोलिक्स ने छापी थी और वो तमिल बुक थी, तमिल लैंग्वेज में छापी थी। उसके बाद 1674 के अंदर 50 बुक कोंकणी भाषा में और कन्नाड़ा लैंग्वेज में। ज़्यादातर आप देखोगे ना जो क्रिश्चियन थे, जो पोर्चुगीज़ वगैरह अलग अलग जो भी थे क्रिश्चियन मिशनरी थे, वो सबसे पहले साउथ इंडिया में ही आए थे, भारत का जो दक्षिणी भाग था उसमें आए थे। बाय 1710 जो डच प्रोटेस्टेंट थे, अब प्रोटेस्टेंट भी पता ही है आपको, वो भी प्रिंट की वजह से बनने थे, है ना, हमारे मार्टिन लूथर किंग, है ना, मैंने क्वेश्चन पूछा था ना इस पार्ट की स्टार्टिंग में कि मार्टिन लूथर किंग ने कौन सी बुक लिखी थी और कौन से साल में लिखी थी, वो नीचे बताना, जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट रिलीजन सेक्ट बन गया था, है ना। उन्होंने प्रिंट की थी 32 तमिल टेक्स्ट इन्होंने प्रिंट करी थी डच प्रोटेस्टेंट ने, कब, 1710 में। फिर 1713 में क्या था, जो कैथोलिक प्रीस्ट थे उन्होंने फर्स्ट मलयालम बुक भी प्रिंट करी थी, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट मलयालम बुक जो थी वो कौन से साल में प्रिंट हुई थी, वो हुई थी 1713 में। उसके बाद फ्रॉम दी 1780s क्या हुआ था कि जेम्स अगस्टस हिकी, उन्होंने ना एक, आप कह सकते हो कि एडिट करना या आप कह सकते हो छापना शुरू किया एक मैगजीन जिसका नाम था बंगाल गैजेट, ठीक है, नाम याद रखना ये। और जेम्स अगस्टस हिकी, अभी है ना आप कंफ्यूज भी होने वाले हो इस नाम को लेकर, इस वाले नाम को लेके, बंगाल गैजेट को लेके, तो वो मैं अभी बता दूं आपको। बेसिकली एक बंगाल गैजेट हमारे वाले लोगों ने भी छापी थी, उस मैगजीन का नाम भी बंगाल गैजेट था। तो जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 से ही एक एडिट करना शुरू किया बंगाल गैजेट को, जो कि एक वीकली मैगजीन थी दैट डिस्क्राइब इटसेल्फ एज अ कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल। मतलब वो बेसिकली जो जेम्स अगस्टस हिकी है ना, वो बोलते थे कि ये जो हमारी बंगाल गैजेट है ना, वो एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसको कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उस न्यूज़पेपर में क्या लिखा होता था, तो मैं आपको बता दूं, जो हिकी थे ना, यानी जेम्स अगस्टस जो हिकी थे, वो उसमें पब्लिश करते थे लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट, किस किस चीज़ की, के सेल करने की, स्लेव ऑफ ट्रेड, मतलब सेल ऑफ स्लेव्स, मतलब जो स्लेव्स होते थे ना, दास वगैरह को बेचने वगैरह की एडवर्टीजमेंट वगैरह वो इसमें छापते थे, इंपोर्ट की एडवर्टीजमेंट वगैरह इसमें छापते थे। बट साथ ही में वो जो ब्रिटिशर थे ना, क्या कंपनी थी, उस कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके जो ऑफिशियल्स होते थे, उनकी जो गॉसिप होती थी ना, उनकी जो भी बातें होती थी वो भी छापते थे वो अपने बंगाल गैजेट में। और इसकी वजह से गुस्सा भी आ गया था एक बार तो। एंग्रेज बाय दिस गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग, एक पर्सन थे वैरन हेस्टिंग, परसिक्यूटेड हिकी, इसका मतलब वो बहुत गुस्सा हो गए थे, उनको परसिक्यूट कर दिया था। एग्जीक्यूट नहीं बोला मैंने, परसिक्यूट बोला, मतलब केस करना एक तरह से आप कह सकते हो। एग्जीक्यूट करना तो होता है भैया निपटा देना। तो गवर्नर जनरल है ना उस टाइम के, वॉरेन हेस्टिंग, बहुत गुस्सा हो गए थे हमारे हिकी से, and encourage the publication of the official sanctioned newspaper that could counter the flow of the information that damage the image of the colonial government। तो बेसिकली गवर्नर जनरल वैलन हेस्टिंग ने ये बोला, हिक्की को तो पहले प्रोसिक्यूट करा और ये बात बोली कि ना जो भी न्यूज़पेपर गवर्नमेंट के बारे में, कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में कुछ गलत बोलता है,
उसको तो भाई सबसे पहले आपको बंद कर देना चाहिए, जो भी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इमेज को खराब करता है। ठीक है जी। अब देयर वर अ इंडियन टू, अब बहुत सारे इंडियन थे, उन्होंने भी अपने न्यूज़पेपर जो चलाना शुरू किए, जैसे कि द फर्स्ट टू बी अपेयर वॉज द वीकली बंगाल गैजेट ब्रॉट आउट बाय गंगाधर भट्टाचार्य हु वॉज द क्लोज टू राम मोहन रॉय, या अपन बोले तो राजा राम मोहन रॉय। तो मैं आपको बता दूं, एक बंगाल गैजेट तो हमारे वो हिकी ने छापी थी, और एक बंगाल गैजेट अपने लोगों ने भी छाप रही थी। अपने लोग कौन कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य जी और हमारे राजा राम मोहन रॉय जी। ठीक है जी, ओके जी, आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज रिलीजियस रिफॉर्मर एंड द पब्लिक डिबेट। अब है ना, जैसे अपन ने पढ़ा था ना, यूरोप के अंदर जो हमारे रिलीजियस लोग थे वो बहुत डर गए थे बुक्स वगैरह से, याद है ना? वो उसी 1517 में आपको पता है, फिर वो जो बुक छापी थी हमारे मार्टिन लूथर किंग ने, है ना? तो बहुत सारे रिलीजियस लोग जो है ना वहाँ पर डरे हुए थे बुक से। बट इंडिया में उल्टा था, इंडिया में उल्टा था। एक्चुअली हमारे इंडिया के रिलीजियस लोगों ने तो प्रिंट का फायदा उठाया। कैसे? अब देखो, print culture gave a way to express their views. From early 19th century, there were intense debate around the religious issue. Some criticize existing, अब पहले तो ये बता रहा हूँ मैं, ये सुनना उसके बाद। कुछ कुछ लोगों ने एक्चुअल में जो अलग अलग तरीके की जो भी चीज़ें होती थी उनको क्रिटिसाइज भी किया, हम जैसे अलग अलग, जैसे सती प्रथा, 3 तलाक, ऐसे बहुत सारे मुद्दों को जो ना क्रिटिसाइज किया जाता था उस समय भी। सम क्रिटिसाइज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड कैंपेन फॉर द रिफॉर्म, while other countered the argument of reformers. These debate were carried out in a public and in print. Basically अलग अलग लोगों ने जो भी प्रैक्टिस होती थी, रिलीजियस प्रैक्टिस होती थी, उसको क्रिटिसाइज वगैरह किया, है ना, उस पर डिबेट करना शुरू किया प्रिंट के आने से। ठीक है। जो राजा राम मोहन रॉय थे हमारे, उन्होंने तो एक बुक पब्लिश करी थी जिसका बंगाली न्यूज़पेपर था जिसका नाम था सांबद कौमुदी। कब से शुरू किया था उन्होंने ये पब्लिश करना न्यूज़पेपर? 1821। ठीक है जी। जिसमें है ना चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, पर्दा सिस्टम, और जो भी हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन होती थी ना, और अच्छा ओके, तो बेसिकली हमारे राजा राम मोहन रॉय ने 1821 के अंदर जो बंगाली न्यूज़पेपर था सांबद कौमुदी, उसमें इंडिया के अंदर जो भी हिंदू रिलीजन के अंदर अपने जो भी गलत प्रथा थी, जैसे चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, पर्दा सिस्टम, है ना, जो भी गलत चीज़ें थी ना उनको क्रिटिसाइज किया। अब जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन थे ना, जो लोग बेसिकली राजा राम मोहन रॉय का अपोज करते थे, उन्होंने भी अपना न्यूज़पेपर निकाला, उसका नाम था समाचार चंद्रिका। वो अपने ओपिनियन बेसिकली बताते थे, तो राजा राम मोहन अपने ओपिनियन बताते थे, दूसरे वाले अपने ओपिनियन बताते थे। ओके। और कुछ फेमस न्यूज़पेपर के नाम दे रखे उस टाइम के, जैसे जामे जहान नामा, ये बेसिकली पर्शियन था। ठीक है। शामसुल अकबर, ये 1822 में, और बॉम्बे समाचार 1822 में। वर सम फेमस न्यूज़पेपर, उस टाइम के कुछ फेमस न्यूज़पेपर थे। ये गुजराती था, बॉम्बे समाचार लग रहा होगा बॉम्बे का, बट ये गुजराती न्यूज़पेपर था। ठीक है जी, चलो समझ आ गया। अब हम बात करेंगे कि जी हिंदू ने और मुस्लिम ने कैसे फ़ायदा उठाया हमारे प्रिंट सिस्टम का। ओके, चलो जी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मुस्लिम अडॉप्ट द प्रिंट सिस्टम। तो मैं आपको बताऊं, जो उलेमा होते हैं ना, अच्छा जी, उलेमा का क्या मतलब होता है सर जी? तो उलेमा का मतलब होता है जी रिलीजियस लोग, या मैं कहूँ रिलीजियस स्कॉलर्स, जो बेसिकली शरिया लॉ के, मतलब एक तरह से क्या कह सकते हो आप, एक मुस्लिम में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं रिलीजन के बारे में। और मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो समझना, क्योंकि फिर बच्चे गुस्सा हो जाएंगे, सर आपको पता नहीं, आप फिर उलेमा की डेफिनेशन है ना, तो सेंटी हो जाता है, क्योंकि रिलीजन का इशू है और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। तो पढ़ते हैं। लीगल स्कॉलर ऑफ इस्लाम एंड दी शरिया, मतलब बेसिकली जो लीगल स्कॉलर होते हैं इस्लाम के और शरिया के, उनको कहा जाता है जी उलेमा। ठीक है जी। तो जो उलेमा वगैरह थे, जो रिलीजियस लोग थे हमारे मुस्लिम धर्म के, वो डरते थे किस चीज़ से? कॉलोनियल रूलर से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो डरते थे। अब आप बोलोगे सर क्यों डरते थे? वो डरते थे इसलिए, उनको था कि ये जो हमारे ब्रिटिशर है वो क्या थे? क्रिश्चियन। उनको ये लग रहा था कि यार ये जो हम ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट है ना, ये हमारे लोगों को कहीं कन्वर्ट ना कर दे। और हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ होते हैं ना, मतलब मैं आपको बता दूं, बस इतना याद रखो, मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, क्योंकि अभी मैं समझाने बैठूंगा ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, थोड़े से अलग लॉज होते हैं, जैसे कुछ माने जा, ओके, ध्यान से सुनो।
दो तरह के रूल होते हैं, एक तो होते हैं रिलीजन्स जो पर्सनल लॉ होते हैं, और एक होते हैं सिविल लॉ। जैसे कि मान लो मैं क्राइम करूं या आप क्राइम करो, चाहे आपका रिलीजन कोई भी हो, मेरा रिलीजन कोई भी हो, एक दूसरा बंदा उसका भी रिलीजन अलग है, हम तीनों कोई क्राइम करे, सेम क्राइम करे, तो हमें सेम सजा मिलेगी, दैट इज सिविल लॉ। एक कुछ ऐसे होते हैं जो अलग अलग होते हैं, जैसे शादी का अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है, मुस्लिम की शादी अलग होती है, हिंदू की अलग होती है, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, सबका अलग अलग सिस्टम होता है शादी का, वो पर्सनल में आता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उनको उनमें मतलब उनको लग रहा था, उलेमा 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 जी वगैरह को लग रहा था कि कहीं ब्रिटिश जो है इसमें चेंज ना कर दे हमारे रिलीजन में, ठीक है। तो टू काउंटर दिस दे यूज चीप लिथोग्राफी प्रेसेस, पब्लिश पर्शियन एंड द उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ द होली टेक्स्ट एंड प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर टेक्स्ट। इसका मतलब है जो हमारे उलेमा वगैरह थे, एक्चुअल में उन्होंने फायदा उठाया प्रिंट का। उनको डर था कि जो ब्रिटिशर है वो कहीं हमारे रिलीजन के अंदर दखल अंदाजी ना कर दे, कन्वर्जन ना करने लग जाए। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी भी बुकें वगैरह छापना शुरू कर दी, जो भी रिलीजियस टेक्स्ट थे, होली टेक्स्ट थे, है ना, उनको पर्शियन उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उन्होंने छापना शुरू कर दिया। ओके, और वो चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस होती थी ताकि जो भी गरीब से गरीब पर्सन है वो उनको भी पढ़ सके। और एक सेक्ट है जैसे मुस्लिम में ही देवबंद सेमिनरी, जो देवबंद सेमिनरी थे ना, जो 1867 में, आपसे एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जो देवबंद सेमिनरी है वो कब फाउंड हुआ था, तो वो हुआ था 1867 में। देखो ये बात मेरे को क्लियर नहीं है, बट जहाँ तक जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है मेरे को पता है कि जैसे जो होली टेक्स्ट होते हैं ना हमारे अलग अलग, जैसे अपन के मुस्लिम धर्म में जो होली टेक्स्ट होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। मतलब जो भी सबसे ज़्यादा प्योर बुक मानी जाती है अपन के मुस्लिम रिलीजन में, वो जो बुक होती है उसका भी अलग अलग थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा टॉपिक जो है वो उनके अलग अलग है, अलग अलग सेक्ट के हिसाब से। मतलब देवबंद जो है उनको आप उनका जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो बाकी सेक्ट से थोड़ा सा अलग मिलेगा, शियाओं का अलग मिलेगा, सुन्नी का अलग, बोले वो अब है ना। तो इतना याद रखो कि ना जो देवबंद सेमिनरी है उन्होंने भी 1867 में वो फाउंड हुए थे, उन्होंने भी थाउजेंड्स ऑफ फतवा वगैरह, फतवा बेसिकली एक क्या कहते हैं उसको, लीगल एडवाइजरी होती है। इतना डीप में नहीं जाना आपको, बस इतना याद रखो कि देवबंद सेमिनरी जो थे वो 1867 में हुए थे, और उन्होंने अलग अलग फतवा वगैरह बताना मतलब लगाए और उनके बारे में बताया, मुस्लिम को कैसे रीड करना है, उनको अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है ना। एडवाइजरी, जैसे मैंने बताया फतवा में एडवाइजरी दी जाती है कि मुस्लिम को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अपने आप को कैसे रखना है, अपने डे टू डे लाइफ को कैसे जीना है ना। और मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्रीन उनके बारे में भी उन्होंने बताया, ठीक है, अपन के उलेमा वगैरह जी ने, और ये देवबंद के सेमिनरी वगैरह में बताया। अब आ जाते हैं जी अपन के हिंदू के। तो हाउ हिंदू अडॉप्ट द प्रिंट सिस्टम, अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ मुस्लिम अडॉप्ट द प्रिंट सिस्टम और हाउ हिंदू अडॉप्ट द प्रिंट सिस्टम, या दोनों मिलाकर भी आ सकता है कि हाउ द रिलीजियस पीपल इन इंडिया अडॉप्ट द प्रिंट सिस्टम। तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का बताना पड़ेगा। तो द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द रामचरित्र मानस, जो अपन की रामचरित्र मानस है तुलसीदास जी की, वो 60 जो उसके टेक्स्ट थे केम आउट फ्रॉम द कोलकाता इन 1810, ठीक है। मतलब जो आप कह सकते हो कि फर्स्ट प्रिंटेड जो एडिशन था रामचरित्र मानस का वो 1810 में आया। उसके बाद फ्रॉम द 1880s एक नवल किशोर थे, नवल किशोर प्रेस थी लखनऊ के अंदर, और श्री वेंकटेश्वर प्रेस थी हमारे बॉम्बे के अंदर। उन्होंने अलग अलग रिलीजियस बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो अलग अलग वर्नैकुलर लैंग्वेज में छापना उन्होंने शुरू किया, है ना। हिंदू टेक्स्ट वगैरह जो भी किताबें होती थी हिंदू रिलीजन से रिलेटेड, उन वगैरह को प्रिंट वगैरह करना शुरू किया। द प्रिंटेड टेक्स्ट वॉज चीप एंड पोर्टेबल। जैसे अपन ने देखा ऊपर अपन के मुस्लिम जो थे वो उलेमा वगैरह जी जो थे वो भी क्या करते थे, चीप लिथोग्राफी पे प्रिंट करते थे ताकि गरीब से गरीब लोग पढ़ सके। सेम गोज फॉर अपन के हिंदू। तो अपन जो हिंदू वगैरह थे उन्होंने भी क्या किया, चीप और पोर्टेबल टेक्स्ट वगैरह को प्रिंट किया ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जा सके। प्रिंट डिड नॉट ओनली स्टिमुलेटेड द publication of conflicting opinion among the community, but it also connected the community and people in the different part of India। तो बेसिकली ये लिखा है कि प्रिंट ने एक तरह से आप कह सकते हो प्रिंट से अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी हमें दिखे, बट इसके साथ बहुत सारी कम्युनिटियाँ कनेक्ट भी हो पाई, ठीक है। मतलब प्रिंट का फायदा भी हुआ रिलीजियस उसमें और नुकसान भी हुआ, ठीक है जी। चलो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बाकी ये जो नेक्स्ट वाले टॉपिक है ना
ओके, द न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, जिसमें हम अलग अलग नॉवलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे इंडिया के, ठीक है। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ब्रिटिशर ने एक्चुअली सेंसर कर दिया था, ठीक है। तो वो हम देखेंगे जी नेक्स्ट पार्ट में। ज़्यादा नहीं बचा चैप्टर, थोड़ा सा ही बचा है। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि अलग अलग जो हमारे चैनल है उनको सब्सक्राइब आप कर सकते हो। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चैनल है वो हमारा मेन पॉइंट टेक का है। अभी तक अगर आपने हमारे मेन पॉइंट स्टडी वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। और बाकी ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है और ये मेरा गेमिंग चैनल है, इसको आप देख लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले देख लेना, ठीक है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और दूसरा है मेन पॉइंट टेक, दोबारा बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है। इस पर मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हम अर्न कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ा पेरेंट्स पे बर्डन आ रहा है, अब थोड़ा सा हमें भी देखना चाहिए, है ना। सैम्पल पेपर वगैरह के लिए छोटी मोटे जो अपने एक्सपेंस होते हैं वो हम पूरा करना चाहते हैं। तो बच्चे सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ऑनलाइन अर्निंग करो, यूट्यूब पे वीडियो डालो अलग अलग। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, जैसे कि आप यूट्यूब पर एनिमेशन वीडियो बना के कैसे अर्न कर सकते हो, है ना। आप फ़ोन से एनिमेशन वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल के कैसे अर्न कर सकते हो, दूसरे की वीडियो यूट्यूब से कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। और साथ ही में आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो, वेबसाइट से अर्निंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। और मेरी पहली पेमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बेसिकली मेन पॉइंट टेक वाले चैनल पे बता रखी है। देखो, इसको भी आप सब्सक्राइब करो ना करो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट वीडियो का फ़ायदा उठाना बच्चे, क्योंकि आप ही के लिए बनाई है। मैं चाहता हूँ कि अब एक बच्चे ने मेरे को है ना एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था अपने $100 का। पहले तो उस बच्चे को बहुत बहुत बधाई, ठीक है। मैं वो स्क्रीनशॉट देख लिया मैंने उसका नाम वगैरह जो है दिमाग से स्किप हो गया, ठीक है। तो उस बच्चे को बहुत बहुत बधाई, मैं नाम याद करके बताऊंगा। और उस बच्चे का चैनल भी आपको बताऊंगा अभी कुछ दिन में, चैनल वगैरह का लिंक भी शेयर करूंगा। अगर मतलब मेरे को मिल गया, उस बच्चे ने भेजा तो था बट बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो उस चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस बच्चे का, अगर मेरे को मिल जाता है तो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे बहुत सारे बच्चे हों, हज़ारों बच्चे हों, ठीक है, कि मैं थक जाऊँ डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डालते डालते। बट खुशी बहुत होती है जब ऐसे बच्चे मेरे को मैसेज वगैरह करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आपका इतना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। मेरे को आज भी यकीन नहीं होता कि मैं 193,000 सब्सक्राइबर पे हूँ। मेरे को तो 1000 सब्सक्राइबर का भी भरोसा नहीं था, बट आज इतने आगे हूँ सिर्फ आपकी वजह से। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड हमेशा मैं ट्राई करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक छोटा सा पार्ट जैसे मैंने बताया वो रह गया, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल अपन का ज्वाइन कर लेना, मेन पॉइंट स्टडी 10th करके होगा 10, मेन पॉइंट स्टडी 10 लिखोगे ना, वो टेलीग्राम चैनल है। 10,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर पहले से ही ज्वाइंड है, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।